एक कटोरे की तरफ है। जैसे आप अंदर कटोरा है, उसके बाद रिंग रोड, बाईपास और ऐसा बना है, जैसे दूध का खोरबा, अपन दूध जिसमें पीते हैं। तो ऐसे करने जब भी कभी बाढ़ आएगी तो हम बहुत मुसीबत में फंसेंगे। तो क्योंकि जब प्रशासन के जो आला अफसरान बदल जाते हैं तो उनको समस्याओं का पता नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं जिस हस्ती की बात कर रहा हूं वह एक कुशल वक्ता, नेतृत्वकर्ता एवं जुझारू नेत्री हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बढ़िया पकड़ हुआ, सभी के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले, जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में अमैया से पार्षद का चुनाव लड़कर हुआ और इस दौरान उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। महिला कांग्रेस में शहर अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री रहीं। सन 2009 में सामान्य सीट से जीतकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बनी। प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य रहीं कविता पांडे जी। एक ऐसे राजनीतिक घराने से जुड़े कि राजनीति का चाणक्य घराना भी कहा जाता है, जिनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं उनका इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है दीदी। जी नमस्कार। दीदी, अगर बातचीत की जाए तो आप एक ऐसे राजनीतिक घराने से जो कि चाणक्य घराना भी कहा जाता है राजनीति का, और जिन्होंने एक बिंदु को अपनी पहचान पूरे भारत सहित विश्व में दिलाई। अगर कहा जाए विश्व में जो है रीवा की पहचान सफ़ेद शेर से है, तो वहीं रीवा राजनीति की पहचान भी हमारे दादाजी से है, और आप उस घराने से आई हैं। आपने राजनीति में कैसे प्रवेश किया? मैंने राजनीति कभी एक्चुअली की ही नहीं और आज भी नहीं कर रही हूँ। मैं वस्तुतः एडवोकेट थी। आपको पता है कि महिलाओं की मदद करना और समाज के शोषित, पीड़ित, दलित और गरीब गुरबा, और जिनको जब आवश्यकता होती थी तो मेरे पास आते थे। और मैं क्रिमिनल लॉयर होने के साथ साथ महिला मामलों की वकील थी और परिवार परामर्श केंद्र की भी बहुत सालों तक सदस्य रही और समाज सेवा की भावना से ही काम कर रही थी। इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जब राजीव जी ने मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो अमैया जो हमारा वार्ड है, जो हमारे बड़े पिताजी पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का घर और अमैया हमारा घर है, वहाँ पर महिला सीट हो गई। तो फिर उन्होंने, दादा का कहना था कि यहाँ से चुनाव लड़ो। तब मैं, उस टाइम मेरा कोई राजनीति में बड़ी रुचि नहीं थी। स्कूल में अध्यक्ष थी, फिर कॉलेज में भी थी, लेकिन उसके बावजूद राजनीति के प्रति कोई ऐसा आग्रह नहीं था। बट घर में तो राजनीति ही, हम लोग तो लगातार चुनाव ही देखते थे और जीतना हारना लगातार चलता रहता था और 100-200 लोगों के बीच रहने की आदत ही पड़ी हुई थी। तो जब पहला चुनाव लड़ा तो राजनीति का ककाहरा मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं आता था और चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का कीर्तिमान मेरे नाम लिखा गया। और उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई वो सतत, अनवरत और निरंतर जारी है। जब आपने राजनीति में पहला अपना कदम रखा और पार्षद बने, उस दौरान आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी? कल भी वही चुनौतियाँ थी और आज भी और वही चुनौतियाँ हैं। जो हमारे देश की महिलाएं हैं, वित्तीय सत्तात्मक सिस्टम में वो कल भी पिछड़ी थी, वो आज भी पिछड़ी है। उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत आमूल-चूल कोई परिवर्तन आया नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत हम लोग जैसी महिलाएं बहुत सारी आगे निकली। मैं ऐसी लाखों महिलाओं को जानती हूँ जो पंच, सरपंच या जिला पंचायत या जनपद लड़ी, इतने घूंघट में आई, फिर इतना घूंघट, उसके बाद फिर पल्ले में, और उन्होंने समाज को दशा और दिशा देने का काम किया। आज 21वीं शताब्दी में हम सब हैं और वो सब कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित रूप से जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है और वो बेहतर और ईमानदारी तरीके से समर्पण के साथ काम करती है। तो निसंदेह जब महिलाएं आगे आती हैं तो समाज में बहुत परिवर्तन होता है। तो राजनीति में जब आप आए, क्या इसके पहले आपने कुछ ऐसी तैयारी की थी? क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्रिमिनल लॉयर हैं, तो क्या इसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ी या फिर? क्योंकि राजनीतिक घराना, मेरे नाना अच्युतानंद मिश्रा जी लगातार मऊगंज और देवतालाब से बहुत बार विधायक रहे। बड़े पिताजी पंडित श्रीनिवास तिवारी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और विधायक रहे।
बड़े पिताजी नगर निगम के अध्यक्ष रहे, जिला भतीजा जिला पंचायत, बड़े भैया सांसद विधायक। तो राजनीति तो हम लोग जब से पैदा हुए तो ओढ़ते बिछाते थे। उसके पहले का बता दूं, मेरे बाबा त्यूनी का जो तुलसी चौरा हुआ करता था, जनपद सदस्य कहते थे 5 गाँव का, तो हमारे बाबा तुलसी चौरा के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर लगातार सरपंच थी बड़ी अम्मा। तो राजनीति तो हम लोग ओढ़ते बिछाते रहे हैं, तो उसका कोई विशेष ऐसा फर्क नहीं पड़ा, जैसा काम करते थे वैसे करे। जन कल्याण की भावना कल भी थी और आज भी है, और हृदय में इच्छा है कि महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं और रीवा में परिवर्तन हो। रीवा एक बेहतर, एक विकसित शहर बने, जैसे भोपाल है, इंदौर है, और आप लंदन जैसी शहरों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो जिस तरीके से साफ सुथरे शहर दिखते हैं वैसा शहर हमारे सपने में है, हमारी कल्पना में है, और ऐसा शहर बनाने की मेरी इच्छा है और मैं बना पाऊंगी तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी। जब आपने राजनीति शुरू की, जब आप पार्षद बनकर आई, तो उस समय आपको कोई ऐसा संघर्ष या कोई कठिनाई जो आज भी आपको याद दिलाती है? महिया की जो सड़क है, जो पंडित श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, बगल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ठेकेदार भैयालाल शुक्ला जी का भी घर था। उनके बेटे अभी मिनिस्टर भी रहे और अभी फ़िलहाल एमएलए भी हैं, लेकिन वो सड़क बहुत ख़राब थी। तो जब मैं पार्षद बनी तो महिया के लोग, क्योंकि मैं बिटिया हूँ, तो बहुत आशा और उम्मीदें थी कि कविता दीदी ये सड़क बने। अब वो इतना बड़ा चैलेंज था, उस समय मेरे भैया सांसद थे, लेकिन उनका संकोच ये था कि सारा मैं तुम्हारे ही वार्ड में सारा पैसा लगा दूं क्या, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। सुंदर भैया बहुत वैचारिक रूप से अलग किस्म के आदमी थे। तो जब मैंने बहुत रोना धोना किया कि ये सड़क तो मुझे बनवानी है, मैया इस गली से निकल के फिर वो गोल गोल घूमती हुई दरगाह की तरफ से पूरे मैया को कनेक्ट करती है। तो भैया ने कहा कि मैं तुमको, अच्छा चलो तुम बहुत जिद कर रही हो तो मैं सांसद निधि से 6 लाख रुपए मंजूर करता हूँ। फिर मैं पीडब्ल्यूडी के अफसरों के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि इतना सारा पैसा मैं एक सड़क में नहीं लगा सकता। फिर मैं भैयालाल जी के पास पहुंची तो वो बोले कि तुम हमारी नातिन हो और तुम पहली बार जीती हो, तुम जिद कर रही हो, तो चलो मैं भी कुछ करता हूँ। फिर मैंने, समझिए, यहाँ वहाँ से जोड़ के 3-4 जनों से फंड रेज कराए और फाइनली वो सड़क बनी। और आज भी मुझे वहाँ 99 से मैं 2004 तक वहाँ पार्षद थी और आज भी मेरी बनाई सड़क चल रही है और उधड़ पुधड़ गई है, मंत्री भी बन गए, लेकिन उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। फिर वहाँ पानी की बहुत समस्या थी, गंदा पानी, तो वहाँ की पाइपलाइन बदलवाना और इस तरीके से छोटे मोटे काम तो हज़ारों किए, लेकिन वो मेरे जीवन में भी एक बहुत चैलेंज का काम था। और वो सड़क बड़ी सड़क, वो ज़माना था कि जब उतना ज़्यादा नगर निगम मजबूत नहीं होता था, उतना पैसा वहाँ नहीं होता था, क्योंकि जो केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी वो पैसा नहीं देती थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। तो वो लोग आपको याद होगा, ये जो राजमार्ग जाता है N7, उसमें सिर्फ 3 करोड़ रुपए चाहिए थे उसके रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता था। और आज आप देखिए कि जब वहाँ पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो जबलपुर से इलाहाबाद की सड़क कमलनाथ जी थे 3200 करोड़ दिए। तो मुझे याद है कि हम लोग 3 करोड़ रुपए के लिए सड़क पर धरना देते थे पैच रिपेयरिंग के लिए, और ये यूं ही दान कर देते थे। तो इस कारण हम लोग को बड़ी दिक्कतें हुई हैं। फिर आपने नेता प्रतिपक्ष भी बनी नगर निगम में जी। उस समय आपने काफ़ी बातचीत रखी, कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई हों? जी, लगातार काम किया। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो रीवा जिले का एक, रीवा शहर का एक बहुत बड़ा नामी प्रोजेक्ट है, ये मेरा लाया हुआ है। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी और गहरवार साहब कमिश्नर थे, तो कमलनाथ जी वहाँ केंद्रीय शहरी मंत्री थे, तो मध्य प्रदेश से 7 लोगों को, 7 मेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया गया था। तो एक मैं भी थी उसमें, मैंने रीवा को रिप्रेजेंट किया। तो जब गहरवार साहब कमिश्नर साहब बोले कि कविता जी यदि आप ये प्रोजेक्ट मंजूर करा के लाएंगी तो ये ग्रेट अचीवमेंट होगा, तो हमने कहा चलिए आप प्रोजेक्ट बना के दीजिए। फिर उन्होंने दिया और जब मेरा वहाँ प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद कमलनाथ जी ने हाँ किया, और जब मीटिंग हो गई, हम लोग का सेमिनार कंप्लीट हो गया, तो दोपहर में जब लंच हो रहा था तो पीएस और सेक्रेटरी, बल्कि संजय शुक्ला साहब जो अभी भी हैं वो भी थे नगरीय निकाय में, तो बोले थे कि कविता तुम तो नेता प्रतिपक्ष, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, क्रेडिट मिलेगा कि कविता लेके आई है। तो फिर मैंने कहा कि भाई साहब बहुत आशीर्वाद और स्नेह रीवा शहर का, और ये सीवर, क्योंकि नालियाँ खुली रहती हैं, सुअर लौटते रहते हैं, तो ये बात मुझे बहुत अखरती है। तो मेरे कार्यकाल का ये सबसे स्वर्णिम बात थी और मैंने उसको मंजूर करा। लेकिन दुख की बात है
कि जिन लोगों के हाथ में इसको बनाने की जिम्मेदारी आई, उसको उस पैसे की बंदरबाट हुई, लूटपाट हुआ। आज शहर खुदा पड़ा है और एक भी काम नहीं हुआ। पूरी शहर की सड़कें तो खुद गई, पैसा भी खत्म हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ। तो मेरी इच्छा है कि मैं इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को पूरा कराऊं। आप देखते हैं कि रीवा शहर में आप कहीं भी निकलते हैं तो नालियां खुदी हैं। और बात भाजपा के लोग बहुत बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं, पर वस्तुतः काम करते नहीं है। धूल उड़ती है, गंदगी। मेरा तो पूरा जीवन ही यही निकल गया, लेकिन मुझे कोई आमूलचूल परिवर्तन कंक्रीट के जंगल के अलावा नहीं दिखा। फोर्ट रोड में जैसे मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ तो 1 किलोमीटर पहले मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, पैदल आई हूँ। जिस सड़क में मुझे 5 मिनट चलना चाहिए उसे मुझे आधे घंटे लग रहा है। उतने पे भी जाम लग रहा है, लोग गुस्से से देख रहे हैं। तो रीवा शहर को जो मिलना चाहिए उसका हक और अधिकार अभी शहर को मिला नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि शहर को मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर शहर बनाऊं। तो क्या आप महापौर की विदावेदारी कर रही हैं? राजनीति जो करते हैं, देखिए आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कर्तव्यों की आशा करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि सुबह से शाम तक रीवा शहर और रीवा जिले की जनता मेरे पास आती है। चाहे कल किसान की बात करें, किसान आ गए कि 15 तारीख अंतिम तिथि है खरीद की, और यदि खरीदी की डेट नहीं बढ़ी तो हमारी धान रह जाएगी। 83,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, पर अभी तक कल तक सिर्फ 60,000 किसानों की खरीदी हुई थी। फिर मैंने लड़ाई लड़ी और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यदि प्रशासन या किसी से भी कोई बात करती हूँ तो मेरी बात सुनी जाती है। और आज 5 दिन बढ़ा दिया गया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन 20,000 किसानों की खरीदी हो पाएगी। इसी तरह शहर में कहीं नाली, नर्दात, सड़क या डावरी विक्टिम और रेप विक्टिम या किसी प्रकार के लोग दुखी पीड़ित होते हैं, मेरे पास दौड़े चले आते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं लगातार बिना थके अनवरत संघर्ष करती रहती हूँ और टच वुड लकी हूँ कि जिसके लिए भी मैं अच्छा सोचती हूँ उसका भगवान कल्याण करता है। अभी आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। नई जिम्मेदारी तो इसको नहीं कहेंगे शैलेंद्र भाई। एक्चुअली मैं 2017 से ही मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की स्टेट की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। जिम्मेदारी तो वही है, पद का नाम जरूर बदल गया है। बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश की पूरी जवाबदेही तब भी थी और आज भी है। और टच वुड लकी हूँ कि अभी रैगांव चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ था, सह प्रभारी में चुनाव की थी तो मैं चुनाव जीत के आई हूँ। दमोह चुनाव में भी मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी तो मैं वो भी जीत के आई हूँ। तो जब भी कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो मैं उसको जिता कर देती हूँ। तो जब भी पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करेगी तो निसंदेह सत्य की विजय होगी। आपने जब राजनीति शुरू की तो कुछ प्राथमिकताएं भी बनाई होंगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, 2 छोटे बच्चे थे और अब तो खैर सब पढ़े लिखे बड़े हो गए और भगवत कृपा रही मेरे ऊपर कि बच्चे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगहों में अपने विंध्य की जो माटी का कर्ज है चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अचीवर्स हैं। लेकिन कोरोना के कारण 3 साल से वो रीवा नहीं आए तो इस बात का भी मलाल है। लेकिन वो देश की का कर्ज उतार रहे हैं, माटी का कर्ज उतार रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। निस्संदेह किसी भी महिला के लिए उसकी प्राथमिकता उसके माता पिता, उसका परिवार होता है। तो वो जिम्मेदारियों के साथ साथ हमने समाज की जिम्मेदारी जब अपने सिर पर ली तो मेरी प्राथमिकता मेरा समाज है और उसके लिए ही मैं काम करती हूँ। मेरा परिवार 100% मेरे ऊपर समर्थन करता है, भरोसा करता है। अब पूरा परिवार, चाहे मेरा भाई हो, मेरी मम्मी हो और चाहे पतिदेव हो, चाहे बच्चे हो, 100% सुबह से शाम तक कि कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। और सारे लोग मुझे बहुत परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं ताकि मेरा 100% काम समय जो होता है वो मतलब 7 गुणे 24 जो कहलाता है कि 7 दिन 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए होता है और वो करने की मैं पूरी कोशिश। जब आपने रिकॉर्ड मतों से पार्षदी का चुनाव जीता था उस समय आपने क्या सोचा था? उस टाइम तो बिल्कुल अचानक महिला सीट अचानक जीते, अचानक जीत के आ गए। कुछ पता भी नहीं था कि राजनीति का काखा घा। लेकिन मैंने राजनीति वस्तुतः कभी की ही नहीं। मैं आज भी उन घर की अमैया की बेटी हूँ। जब मैंने आपको याद होगा एक चुनाव लड़ा था महापौर का, तो वहाँ जितना वोट मिला था उसमें 70% मुझे अकेले मिला था। जबकि ना मैं प्रचार करने गई एक भी दिन, जब अंतिम दिन वोट पड़ना था, रात के 8 बजे खत्म होता है, तो
7:45 मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल बाहर और हाथ हिलाया था मैंने। तो ये मेरी जो कहना चाहिए कि कामयाबी है और आशीर्वाद है कि मैं वार्ड 14 और वार्ड 23 से पार्षद रही हूँ। 2-2 हज़ार वोट पड़ता है वहाँ, तो 1600 वोट मुझे अकेले मिल जाता है सारा का सारा। तो ये जनता का मुझे असीम प्रेम मिला हुआ है, यही मेरी कमाई है और इसी कमाई से मैं गर्वोन्मुक्त रहती हूँ। और मुझे पता है कि जब भी मेरी ज़रूरत शहर को होगी तो मैं उसके साथ खड़ी होंगी, और जब मुझे शहर की ज़रूरत होगी तो शहर का एक व्यक्ति अपनी बहन के साथ खड़ा मिलेगा। कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको याद आती हो? हमारे शहर में एक बार बाढ़ आ गई थी, आपको याद होगा, आई तो 2 बार, 2000, एक बार 97, एक बार 2003 में। तो पूरा शहर लगभग डूब गया था। वो बहुत दुखद था, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा था और लोग मृत्यु के मुंह में थे। 2-2 मंजिले घर डूबे हुए थे। लोगों के घरों में जो टंकियां होती हैं जिसमें दाल चावल भरा होता, उसमें पानी भर गया था। मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि गेहूं इतना फूल जाता था कि लोहे की मजबूत मजबूत टंकियां फट जाती थी। मैंने आंखों से, सड़ांध बदबू मची हुई, पीने को पानी नहीं है। तीसरे मंजिल में लोग चढ़ चढ़ के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस चैलेंज को हम लोग ने स्वीकार किया। घर में खाना बनाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, कपड़े लत्ते, और उनके लिए जो भी संभव था हम लोगों ने पूरी, मैंने और मेरी टीम ने कोशिशें की और उस विपदा से ये रीवा शहर बाहर निकल के आया। तो ये हमारा आप सब जैसे समाज, ये शहर एक्चुअली समाज सेवियों का शहर है। जब भी हमारे शहर पर, रीवा पर विपदा पड़ती है तो हर आदमी खुले मन से तन मन धन न्यौछावर करता है और हम सारी विपदाओं से पार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में तमाम जगहों पर धर्म कर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर तांडव होते हैं, पर मेरे शहर में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है। जाति धर्म संप्रदाय से हम ऊपर होकर काम करते हैं। उसका नतीजा ये है कि हम एक मुट्ठी और एक ताकत बनकर, तो जब भी कोई विपत्ति पड़ती है तो हम उससे पार उतर जाते हैं। तो 2-2 बार बाढ़ आई और हम पार उतर आए। लेकिन हाँ, जरूर मैं जो सरकार है हमारी शहर की और प्रशासन है, उससे अनुरोध करूंगी कि रीवा शहर ऐसे एक कटोरे की तरफ है। जैसे आप अंदर कटोरा है, उसके बाद रिंग रोड, बाईपास और ऐसा बना है, जैसे दूध का खोरबा, अपन दूध जिसमें पीते हैं। तो ऐसा करने जब भी कभी बाढ़ आएगी तो हम बहुत मुसीबत में फंसेंगे। तो क्योंकि जब प्रशासन के जो आला अफसरान बदल जाते हैं तो उनको समस्याओं का पता नहीं होता। तो ये जो है इसमें पानी का, आप सेलपरा तरफ चले जाइए, जोरी, कोठी, फिर बाईपास चले जाइए, तो यूं ऐसे जैसे कटोरे की वो भीति होती है, भाटी होती है, तो वो ऐसे है। तो जब भी ये समस्या आएगी तो फिर ये रिवर डूबेगा। तो हम अग्र सोची सदा सुखी, तो हमें इस बात की तैयारी करके आना चाहिए। मैं नहीं कहती कि मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, प्रशासन में मैं नहीं हूँ या सरकार में मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं रीवा शहर के आम आदमी होने के नाते ये बताती हूँ कि आपको इस तरीके का काम करना चाहिए। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर पूरे शहर को खोद डाला गया है। 200 करोड़ लेके शहर का ठेकेदार भाग गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई उसके पर ना तो पेनाल्टी लगाई गई, ना अभी एक दिन पता चला कि वो अचानक आया और बस स्टैंड के पीछे खोदने लगा। हमारे एक साथी पार्षद, उसने शिकायत की और भगाया। तो इस तरीके की जब प्रशासनिक अक्षमता सुनाई पड़ती है तो बड़ा दुख होता है। आज लगातार कई वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव नहीं होने के कारण जो शहर के जनप्रतिनिधि, जैसा आपका वार्ड है, यदि एक वार्ड का पार्षद होता है तो आप उसके पास चले जाते हैं, भाई किसी की मृत्यु हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दो, परिवार सहायता बनवा दो, आयुष्मान कार्ड बनवा दो। ये छोटे छोटे जो काम होते हैं तो कॉमन मैन अपने प्रतिनिधि से कहता है, वो जाके उसकी लड़ाई लड़ता है। आज कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासनिक अमला मगरूर है, मदमस्त है, वो लगता है कि सरकार हमारी है, सैया भय कोतवाल तो हम डर का है। कोई ना आपकी कोई जो प्रशासनिक आला अफसरान है ना, उनके पास कोई फुर्सत है और उनको आम जनता से कोई लेना देना। वो तो देखिए विधायक संसद की बात सुनते हैं, उसके नीचे को वो मनुष्य भी नहीं मानते। तो मेरा इस सरकार से आग्रह है कि जो सरकार का लोकतांत्रिक जो ढांचा होता है, संगठन होता है, उसको बनाए रखा जाए। एक राजनेता के रूप में आपकी भविष्य की योजना क्या हो सकती है? हमने अपने जीवन में कोई योजना बनाई ही नहीं है, ऊपर वाला भगवान बनाता है और मैं शिव मेरे आराध्य हैं, वो नियत करते हैं कि आगे होने वाला क्या है। हम तो अपना जो हिस्सा है समाज सेवा का, जन सेवा का, और 24 घंटे 7 दिन मैं लोगों के लिए खड़ी हूँ और सुख दुख में खड़े होने की मेरी कोशिशें हैं। भगवान की जो इच्छा होगी और पार्टी का, जो हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, उनका जो आदेश होगा उसके हिसाब से काम। देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी जब सत्ता में आई थी उस दौरान उसने कई कार्य किए, लेकिन विपक्ष में जाने के बाद वो साइलेंट मोड पे चली गई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग, किसान खरीदी मैंने कल बताई, अभी भी हम लोग बेटी है तो कल है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अभी मैं एक कार्यक्रम से ही चली आ रही हूँ। और जब भी शहर को कांग्रेस की जरूरत पड़ी है तो कांग्रेस के लोग शहर में खड़े रहते हैं। बीजेपी जरूर साइलेंट में है। अभी एक कार्यक्रम तो मेरा खुद का था, एक और पतंगबाजी का कार्यक्रम टीआरएस कॉलेज में चल रहा है, जो हमारी पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो हम लोग तो देखिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष, हम तो 15-17 साल से विपक्षी हैं। 11 महीने की सरकार थी, नाम मात्र की थी। उस समय आप याद कीजिए, बिजली का बिल हाफ और किसान का कर्जा माफ का नारा चला था। इसी तरह जो विधवा निराश्रित पेंशन योजना थी, शिवराज सिंह की सरकार में 300 थी, हमारी कमलनाथ जी ने आते ही 600 कर दिया। और कन्यादान विवाह योजना में 21,000 रुपए का ये हला भला टहटी पीतल का पैसा, सामान, कुकर और बाल्टी देके और 21,000 रुपए का वारा न्यारा भारतीय जनता पार्टी और इनके भजभज मंडली के लोग करा करते थे। तो 51,000 सीधे खाते में गया। तो हमारी पार्टी की जब सरकार बहुत थोड़े दिन रही है, 11 महीने में तो देखिए, बच्चा जो बोकैया करना अपनी भाषा में कहते हैं, क्रॉलिंग करना, वो नहीं तरीके से कर पाता, तो कितना काम कर सकते हैं। 11 महीने का समय बहुत थोड़ा होता है। लेकिन कमलनाथ जी बहुत प्रोग्रेसिव नेता है, वो वैश्विक स्तर के नेता हैं और लगातार सर्वश्रेष्ठ मंत्री और सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में उनको इनाम मिले हैं। और मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने 5 बड़ी जेपी और बीटीएल से भी बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री लगाने का उन्होंने प्लान किया था। लेकिन ये लोग, जो लोग झूठे लोग हैं, खासतौर पे मामा शिवराज सिंह, जो मामू बनाने के काम में बहुत तीव्रता से लगे रहते हैं, तो वो लगातार जनता को और महिलाओं को मामू बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता बेरोजगारी से भीषण तरीके से पीड़ित है। यदि कोई ये काम नहीं करता तो मेरे लिए तो उसके मुख्यमंत्री होने या ना होने का यही मानती हूँ कि ना के बराबर है। भाषण अच्छा देते हैं, खूब फैल फैल के चौड़ा कंजा करके बोलते हैं, लेकिन उनसे काम धंधे होते नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है। उनका हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, उनके जो देखिए विचार है, पढ़ाई लिखाई, पिछले 2-3 साल से कोविड के नाम पे बच्चे पढ़ाई लिखाई भूल चुके हैं, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं करे, और ये जियो का फोन दे देंगे 100-200 का, उसी में अपना हिंदू मुस्लिम फैलाते रहते हैं। देश को संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्मवाद में बांटने की कोशिश है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इनकी प्राथमिकताएं हैं। देखिए, विकास, शिक्षा, हमारी प्राथमिकताएं ये हैं, उनकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। तो जनता को चयन करना है कि उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, कि वो हम सब आज सनातन धर्मावलंबी, हम और आप जब सुबह घर से उठते हैं तो उठते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं कि हे धरती माता, जो तुमने हमको अन्न दिया है, तुम हमारी अन्नदाता, हम उसको प्रणाम करते हैं। फिर नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, उसके बाद अपने काम से लग चले जाते हैं। लेकिन यदि हम 24 घंटा सिर्फ घंटी बजाएंगे तो समाज के काम की जो जवाबदेही हमको मिली है वो कौन करेगा। तो ये जिम्मेदारी तो हमें, यदि ऊपर वाले ने हमको शासन प्रशासन में जिम्मेदारी दी है कि मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो हमको वो काम करना पड़ेगा। अब सांसद जी को आप देखिए कि जिला में आप कभी ना देखेंगे, रीवा में कहीं आपके घर के आसपास ठेला ढोसते, जबकि हमारे नगर निगम में 500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो प्रशासनिक दक्षता का काम होता है, वो प्रशासन में बैठे आदमी को करना चाहिए, ना कि वो नाटक नौटंकी में अपना समय गंवाए। दीदी, अब जैसे कि आपने बताया कि कोविड के चलते करीब 2 साल से स्कूल शिक्षा बंद है, तो क्या सरकार बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है या फिर वो उनके जड़ को खत्म कर रही है? शिक्षा देखिए, हमें आगे बढ़ाने का शिक्षा एक माध्यम है। हम शिक्षित होंगे तभी प्रोग्रेसिव होंगे और तभी हमारा कल्याण होगा। आज मैं अपने घर में हजारों बच्चों को देखती हूँ, और ये जो हमारी काम करने वाली कामकाजी महिलाएं हैं, मेड हैं, सफाई कर्मचारी, इनके बच्चों को आज 7 साल के, 7.5 साल, 8 साल के, इनको काका गागा नहीं आता। और आप देखिए, आप 2 साल पहले के 3.5 साल का बच्चा, 4 साल, A to Z, 1 to 10, A फॉर एप्पल, B फॉर का, कमल का, खा खरगोश का, सब बनता था। क्योंकि स्कूल नहीं जाते, क्योंकि इनका कोई शिक्षण नहीं है, और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण ड्राई आईज हो रही हैं। जाने कितने बच्चों, जो 50 साल में हम लोग को अभी तक नहीं हुआ, उन बच्चों की ड्राई आईज हो रही हैं ऑनलाइन के कारण। और ऑनलाइन गेमिंग में दुनिया भर के फ्रॉड पचीसा है, वो बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कंप्यूटर में लगे पड़े हैं। तो इसका भारी नुकसान हो रहा है, और सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये चेतावनी से जनता को दे सके और जनता के लिए कोई काम कर सके। देखिए, अनपढ़ रहेगा भारत तो कैसे आगे बढ़ेगा भारत। हम एक तरफ तो 2012 में दुनिया
के तीसरे नंबर की महाशक्ति बनवाई थी मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी। और 2012 के बाद हम पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, चाहे नेपाल हो, नेपाल ने 1700 एकड़ की जमीन में ताराबंदी कर दी। एक छोटा सा पिच्ची सा देश जो हमारे पीछे पीछे घूमता, हम दाना बंद कर दें तो उनके यहाँ खाना नहीं मिलेगा, वो तक हमें आंखें तरे रहा है। चीन हमारे देश में हजारों एकड़ जमीन अंदर तक घुस आया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो कोई ना आया है ना कोई गया। अरे कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, तो हमारे 20 सैनिकों के किसने मार डाला? तो नाटक नौटंकी भाषण जाना और पैगरीडी मीडिया, खरीदा हुआ मीडिया, पेड जो मीडिया होता है, उसके माध्यम से इन्होंने अपनी दुकान चला रखी है और काम काज इनका बिल्कुल नहीं है। और जब इस दिन इनका जो थोथा चना बाजेगा ना, भाषण अच्छा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा ही है कि जैसे ही जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ तड़ 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 भगे चले जा रहे हैं। हाँ, 15 से 20 इनके एमएलए और एमपी भाग गए हैं। ऐसा लग रहा है बाड़े में भैंस बधी हो और छूट गई हो, साई भगी चली जा रही। तो इनको काम धंधे तो आते नहीं, काम किया होता तो निश्चित रूप से इनके जो एमएलए एमपी हैं उनके साथ कनेक्ट रहते और बने रहते। और प्रियंका जी का जो नारा है नारी सशक्तिकरण की, मध्य प्रदेश में भी 2.5 करोड़ आबादी महिलाओं की है जो वोटर है। और मध्य प्रदेश लगातार रेप कैपिटल रहा पिछले 15-18 सालों में, आपने देखा। कुपोषण की बात हो तो भी मध्य प्रदेश आगे है, और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। तो ऐसी घटनाओं के कारण मन बड़ा दुखी होता है कि एक तरफ मामू बड़ा भाषण झाड़ते हैं हमारे, लेकिन मामू लड़कियों के लिए काम कुछ नहीं करते। मामू को सिर्फ ये तो गाल बजाना कि मैं मामा हूँ। अरे मामाओं का इतिहास तो इस देश में बड़ा खराब रहा है, चाहे मामा कंस की बात हो, चाहे शकुनी की बात हो। तो ये मामा के साथ शिवराज मामा भी कनेक्ट हो गया कि मामाओं का इतिहास देश को अपने भांजों के खिलाफ ही काम करता रहा है मामा। तो मैं इस मामा की निंदा करती हूँ। और मामा बेरोजगारों को रोजगार दो, नहीं भांजे तुमको छोड़ेंगे नहीं, जैसे शकुनी और कंस को छोड़ा नहीं था। नारी सशक्तिकरण को लेकर के आपकी क्या योजना है भविष्य की? मकर संक्रांति के दिन, शुभ दिन, तिल और गुड़ की मिठाई के साथ हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो हमारी प्रियंका गांधी का नारा था, उसका सूत्रपात आज मध्य प्रदेश में हुआ है और रीवा जिले में भी हमने उसमें काम किया है। और हर मंडलम बूथ ब्लॉक तक हर रीवा जिले की लड़की हमारी टीम से कनेक्ट हो जाए और वो खुद आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतनी मजबूत हो जाए कि फिर कोई भी व्यक्ति अपराधी चरित्र उसका बाल न बांका कर सके। यही हमारी कामना है। ऐसा क्या कारण होता है कि कांग्रेस बहुत सारे कार्य करती है लेकिन वो मीडिया तक नहीं आ पाता है? एक्चुअली देखिए, ये समय है मीडिया का। आप सुबह से शाम तक यदि कोई बड़ा चैनल, जैसे अंबानी जी हैं, अंबानी जी घुटना टेके हैं मोदी जी के सामने, तो सारे 18 चैनल उन्होंने खरीद रखा है। अब वो जब सुबह से शाम तक जब एक ही चीज दिखाएंगे, एक ही चीज दिखा, तो आपके दिमाग में ऐसा खोल के उसको भर दिया जाता है। तो कोई अच्छा, जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में आधी भाजपा साफ हो गई, सब भग गए भाजपा के एमएलए एमपी, लेकिन किसी टीवी चैनल में कोई चर्चा नहीं। और यदि एक कांग्रेस का एक गया होता तो उसमें दिन भर भग गए भग गए भग गए। तो ये फर्क होता है। आज आपका जो दिमाग का कंट्रोल है वो टीवी चैनलों के पास है, और टीवी जो चाहता है वो आपके दिमाग, आपके माइंड सेट में फिट करता है। तो ये एक दुखद तरीका है। अभी आपने टैग फ्रॉग नाम का एक ऐप देखा होगा पिछले कई दिन, कि वो जैसे फॉग होती है, धुआं होता है मच्छर मारने का, तो वो पूरे सोशल साइट्स में, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में ऐसे फॉग आ जाती है कि मतलब कुछ भी गलत चीज टैग करके हैशटैग चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ, गलत 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 गलत। आपको याद होगा कि एक इन्होंने नारा बनाया था कि वो पप्पू हैं राहुल जी, और उन्होंने उसको बड़े तरीके से सर्कुलेट किया। इनके पास देखिए टीम बहुत बड़ी है नीचे तक। तो ये गलत बात यदि कह दें कि शैलेंद्र भाई ये खराब आदमी है, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, यहां से पूरे रीवा में फैल जाएगा। आपने कोई गलती नहीं हो, आप नाहक में निर्दोष हैं, लेकिन आप अपराधी बन जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र, वो चेहरा है, बेनकाब हो चुका है। युवा पूरी तरह आश्वस्त है कि ये यदि एक गैस का सिलेंडर और 2-5 किलो चावल के मत्थे जीवन नहीं चलता। और आप जानते हैं कि जो ये फूड सिक्योरिटी बिल है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दाल चावल है, ये कांग्रेस सरकार थी 2013 में, उनका है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुषमा स्वराज जी नेता वो नहीं है, मैं उनको सत नमन करती हूँ, लेकिन वो खुद नेता प्रतिपक्ष नहीं, और गई थी इसका विरोध करने। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गाल बजाते कि मैंने गल्ला दिया, जबकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ही ये जनता का कभी भला करना चाहते हैं। इसी तरीके से हर बात में इन्होंने, आधार कार्ड आया था, आधार का कांग्रेस इन्होंने विरोध किया था, हर प्रोग्रेसिव चीज का इन्होंने विरोध किया। याद कीजिए जब हमारे देश में कंप्यूटर आया था,
राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं नेताओं ने विरोध किया था कि वो राजीव जो प्रधानमंत्री, इटली में एक रखा रहेगा कंप्यूटर और पूरा देश बेरोजगार। मैं स्कूल में थी, मुझे आज भी याद है। तो ये नारा इनका था कि इटली का एक लड़का आया और पूरे देश को बेरोजगार। और आज मोदी जी लोग भारतीय जनता पार्टी सेकंड सेकंड नहाने गए तो ट्वीट करते हैं, मंदिर गए तो सारा दिन ट्वीट करते हैं। अरे भाई ये तो कंप्यूटर राजीव जी के देन है, क्यों इस्तेमाल करते हो? तुम्हें तो करना ही नहीं चाहिए, ये कांग्रेस की देन है। तो हर अच्छी चीज, हर प्रोग्रेसिव जो चीज सकारात्मक रही उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। और उसी बात, अब जीएसटी की बात कर लीजिए। जीएसटी जब कांग्रेस लगा रही थी 5%, 10% और एक स्लैब में, तभी विरोध करते थे। आज ये 28% लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम रामराज लेके आएंगे। रामराज की परिकल्पना तो जान लो। रामराज की परिकल्पना में जब रामचंद्र जी वनवास चले गए तो भरत जी गए भैया के पास कि भैया जी आप जा रहे हैं, ये हमारे देश की जो कराधान की व्यवस्था है अयोध्या की कैसी होगी? तो फिर राम जी भगवान उनको समझाते हैं कि मणिमाणिक महंगे किए, मतलब मणिमाणिक महंगे कर देना और इनसे जो टैक्स मिलेगा वो जो टैक्स मिलेगा उससे जो आम जनता का कल्याण करना, और गरीब आदमी से, आम जनता से ऐसे लेना जैसे पोखरी तलैया से आसमान ले लेता है, बादल ले लेता है। हमारे हाथ की अंजुरी पोखरी तलैया में जो पानी लेता है इंद्रधनुष सोख लेते हैं। और फिर भरपूर बारिश करना, इस तरीके से लेना तो ऐसे कि पता न लगे और देना ऐसे जैसे बारिश हो। तो रामराज की तुम परिकल्पना करते हो तो राम काज 28% जीएसटी लगा के आम जनता का खून चूसोगे सिरिंज लगा के और कहोगे हम राम की बात कर रहे हैं। राम को तो समझो, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखती हैं? सफ़र तो आसमान थामने की ख्वाहिशें हैं और रीवा को सर्वश्रेष्ठ और विकसित बनाने की कोशिशें हैं। तो वो जब कर पाऊंगी तभी सफ़र को कंप्लीट मानूंगी। और बाकी तो निरंतर अनवरत चलती का राम गाड़ी। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच अधिवक्ता प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे जी ने अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। सच तो सच है कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।